शानदार सैंपल पेपर है, आप लोग इसको करना, समझ में आएगा, पूरा डिटेल सॉल्यूशन दूंगा मैं इसका। ठीक है, पहले तो इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं कि 5 मई को जो पेपर होगा वो किस टाइप से होगा। तो देखिए, पहले तो ये बता दें आपको 2 घंटे का पेपर होगा, ये टर्म 2 होने वाला है, 40 मार्क्स का होगा ये पेपर। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे, 14 आएंगे, और इसके 3 सेक्शन आएंगे, ए, बी और सी। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे कंपलसरी है, सेकंड पॉइंट में लिखा। थर्ड पॉइंट क्या होगा आप लोगों का, जो सेक्शन ए है उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 6 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, तो मतलब 12 नंबर हो गए। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 6, टोटल मार्क्स हो गए 12। सेक्शन बी जो कि आपके 4 क्वेश्चन आएंगे और 3 मार्क्स के आएंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3, आंसर कितना हो गया भैया, इसका हो गया 12। ठीक है, देखिए अगला वाले देखते हैं, 4 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के, मतलब कि 4 मल्टीप्लाई 4 कितना है, 16, द टोटल मार्क्स कितने हो गए 40। इस तरीके से 40 मार्क्स जो डिवाइडेड है, इस तरीके से डिवाइडेड है। ठीक है, सैंपल पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखना, ढंग से देखना, एक एक चीज समझ में आएगी आप लोगों को, आराम से देखना। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, एक बार मैं फिर से उसको रिपीट कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं बनाऊंगा तो मैं उसमें बता दूंगा आपको कैसे, किस तरीके से जो चीज समझ में नहीं आए आपको उसके द्वारा किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए इसका सैंपल पेपर, फर्स्ट सैंपल पेपर जो बना रहा हूं मैं आज, इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। अगर देखो एंड ऑफ द टर्म कहीं पर ये लिखा हो तो आप टेंशन फ्री रहने का क्या करना, आपको जो एपी दे रखी होगी, जो भी सीरीज दे रखी होगी एपी की, उसको आप चेंज कर दीजिए, मतलब रिवर्स कर दो इसको। रिवर्स करने के बाद में कोई चेंज लिखना होता है नहीं, जरूरत नहीं लिखने की, बस आप इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, कि हम लोग रिवर्स कर रहे हैं इस एपी को। 49 लिखा, फिर आपने बिल्कुल जो लिखा हुआ बिल्कुल सेम लिख दो, -5 -8 -11। अब आपकी एपी हो गई ये। अगर अब आपको एपी पता चल गई तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले एंड की तरफ से फाइंड करनी थी, लेकिन आपने इसका क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद में एपी आ गई ये, तो अब इसकी फोर्थ टर्म फाइंड कर लो, वही आपका आंसर होगा। कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता ही है ए बराबर में कितना दे रखा है, यहाँ पर 49 दे रखा है, आपको निकालना डी। तो डी क्या होता है आप लोगों का, नेक्स्ट टर्म में से उसके पीछे वाले टर्म को माइनस कर दो, तो जो आपको दिख रहा कहीं से भी कर दो, आप इन दोनों को ले लो, इन दोनों को लेंगे तो -8 में से -5 को माइनस करेंगे, तो देखो आपका ये माइनस, ध्यान रखना इसमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा मिस्टेक कर देते हैं यहाँ पर, इस पॉइंट को ध्यान रखना। ये आ गया -8, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 5, आंसर कितना है -3, तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -3 आ गया। ठीक है, आपको कौन सी टर्म निकाल के लानी है, फोर्थ टर्म निकाल के लानी है, बताओ A4 निकाल के लाना है। आपको an का तो फॉर्मूला पता ही है, an क्या होता है, a + n - 1 × d, n टर्म का फॉर्मूला ये, तो आपको निकालना 4, तो A4 इसका में क्या होगा, a + 3d। इतना तो खैर आपने पढ़ रखा होगा, अगर आप सैंपल पेपर देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको सारे चैप्टर आते हैं, तभी तो आप सैंपल पेपर देख रहे हैं। ठीक है, ए क्या दे रखा आप लोगों को 49 + 3, और डी कितना दे रखा -3, आंसर कितना आ गया, 49 में से 9 गया तो आंसर आ गया 40। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो फोर्थ टर्म होगी, इसके आंसर क्या होगा आप लोगों का, 40 होगा। ठीक है, बॉक्स में बंद करना ना भूलें आंसर को, बॉक्स में बंद करेंगे तब आप लोगों का जो आंसर आएगा ना, तो उस पर टीचर जो कॉपी चेक करेगा उसकी एकदम नजर इस पे जाएगी, इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, इस वाले पर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन खुद ट्राई करा करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखा करो। वो वीडियो को पॉज कर लिया आपने, उसके बाद पहले खुद क्वेश्चन करके देखा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। अगर नहीं आता है तब देखिए, अगर आता है तो इसको स्किप कर दो क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट इट हैज 2 इक्वल रूट्स। आपको कंडीशन पता ही है 2 इक्वल रूट्स की। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बनाओ, अंदर मल्टीप्लाई करो, के एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस के 2kx हो गया, और प्लस का कितना हो गया 6 बराबर में 0। हम लोग इसको किससे कंपेयर करते हैं, किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी ये है जनरल वाली, ax² प्लस के bx प्लस के c। कंपेयर करने पे देखेंगे तो a बराबर में कितना आ रहा है आपका k, b बराबर में देखेंगे माइनस के 2k, और c बराबर में कितना आ रहा है आप लोगों का 6। कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स कंडीशन क्या होती है,
क्या कंडीशन है, लिख दो कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स की जो कंडीशन है वो क्या है, डी बराबर में 0, डी बराबर 0 होना चाहिए। यहीं से के की वैल्यू फाइंड कर लो। क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है बराबर में 0। बी का वैल्यू कितना है, माइनस का 2k, और इसका क्या करना है आप लोगों को, स्क्वायर माइनस 4, ए क्या आपका k, सी कितना आपका 6 बराबर में 0। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे नीचे तो ये कितना आएगा, 4k स्क्वायर माइनस का कितना आएगा आप लोगों का 24k बराबर में कितना आएगा 0। अब इसमें से क्या करो, 4k कॉमन ले लो, 4k कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, k माइनस के 6 बचेगा। यहाँ पर एक स्टूडेंट एक गलती और करता है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या गलती करता है। यहाँ से क्या करता है, 4k कॉमन लेगा, उसको नीचे भेज देगा, तो यहाँ पर बचेगा k माइनस के 6 बराबर में 0, तो आंसर लिख दे k बराबर में 6। नहीं नहीं नहीं, ये पूरा आंसर नहीं है, आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। क्या इसका मतलब कि जो 4k है ना और जो k माइनस 6 है, इन दोनों का मल्टीपल ही तो 0 है, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 है। तो इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा। यदि 4k बराबर में 0 होगा तो k बराबर में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये भी कंडीशन बिल्कुल सही है। और k बराबर 0 हुआ तो भी सेटिस्फाई कर रही है। और क्या हो सकता है, k माइनस 6 बराबर में 0, और k की वैल्यू अगर आप 6 रखोगे तो भी क्या होगा, ये 0 होगा। तो k की कौन सी दो वैल्यू निकल के आई आप लोगों की, दो वैल्यू निकल के आई, k बराबर में 0, k बराबर में 6, तब इसके क्या होंगे आप लोगों के इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, ये आपके सॉल्यूशन में नहीं, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा आपके सॉल्यूशन में नहीं है, ये आपको मैंने अलग से बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये देखिए क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा भी है, 2 नंबर क्वेश्चन है, पर ये 2 का नहीं, थोड़ा 3 का होना चाहिए था मेरे हिसाब से, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि आपको एक फिगर दे रखी है, आपको दिख रही होगी फिगर, पी क्यू और पी आर दिख रहे हैं बिल्कुल, आर द टेंजेंट टू द सर्किल। ठीक है, पी क्यू और पी आर जो टेंजेंट टू द सर्किल विद सेंटर ओ, ऐसे सर्किल पर पी क्यू और पी आर टेंजेंट है जिनका सेंटर क्या दे रखा है आप लोगों को, ओ दे रखा है, और एस इज द पॉइंट ऑन द सर्किल। ये एस क्या एक पॉइंट है ऑन द सर्किल पर जो आपको दिख रहा होगा, ए जो पॉइंट है सर्किल पर वो आपको दिख रहा होगा, ये रहा पॉइंट। क्या कह रहा है, सच दैट एस क्यू एल ये वाला एंगल जो दे रखा है ना, ये वाला एंगल, ये 50 दे रखा है आप लोगों को। एस आर एम गाइज ये कितना दे रखा है आपको, 60 दे रखा है। नाउ यू हैव टू फाइंड क्यू एस आर, मतलब क्यू एस आर मतलब ये अंदर वाला एंगल निकाल के लाना, ये वाला हिस्सा देखो ध्यान से देखो, ये वाला क्यू एस आर अंदर वाला निकाल के लाना आपको। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से वाले की बात कर रहा है, ये इस वाले की बात कर रहा है, इस वाले हिस्से की। ठीक है, आपको क्या क्या पता है इसमें, देखो आपको पता है एस क्यू एल बराबर में कितना दे रखा है, 50। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, पहले तो हम इसमें अगर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करें, कंस्ट्रक्शन करना जरूरी है, अगर कंस्ट्रक्शन के बिना नहीं होगा क्वेश्चन। अगर मैं इसको इस तरीके से मिला दूं, इस वाली लाइन को ठीक से मिला देता हूं, देखो अगर मैं इस लाइन को इससे मिला दूं, तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर कोई सर्किल है और उस पर एक टेंजेंट इसको टच करके निकल जाए तो इस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट का नाम क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहां से इस सेंटर ऑफ द सर्किल से अगर एक रेडियस में इस तरीके से खींच दूं तो ये एंगल 90 डिग्री का बनता है, ये भी एंगल 90 डिग्री का बनता है। थ्योरम कौन सी है वो आप देख लेना, वैसे 10.1 है थ्योरम। ठीक है, तो यहां पर भी अगर आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि ये जो एंगल होगा ये कितने डिग्री का होगा, पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो हम यहाँ पे ऐसे तो लिख सकते हैं आराम से, ये वाली बात लिख सकते नहीं लिख सकते, देखो ये वाली बात कि एस क्यू एल बराबर 50 डिग्री दे रखा है, तो जो एंगल है, एंगल ये एंगल का साइन है, ये आपका एल था ये वाला। ठीक है, ये एंगल का साइन है, ओ क्यू एल बराबर में 90 डिग्री होगा, वो आपको पता ही है कि किसी भी सर्किल पे कोई टेंजेंट टच करके निकल जाती है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहां से रेडियस पे, रेडियस से जब उसको मिलाते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये 90 डिग्री का होगा। अगर हमको ये पता है ये वाला पॉइंट, तो सुनो भाई, एंगल एस
क्यू एल प्लस एंगल कौन सा वाला, एस क्यू ओ बराबर में 90 डिग्री होगा। देख लो, मैंने दो हिस्सों में लिख दिया, मैंने दो हिस्सों में लिख दिया इसको, मतलब एक तो ऐसे करके लिख दिया और एक इस तरीके से लिख दिया, और तो पूरा एंगल कितना 90 डिग्री का तो एंगल है पूरा का पूरा, ठीक है। और ये आपको पता ही है कितना दे रखा है, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा आपको 50 दे रखा है, कितना दे रखा 50 प्लस एस क्यू ओ बराबर में कितना आएगा 90। तो यहां से पता चल जाएगा कि एस क्यू ओ जो एंगल होगा वो कितने डिग्री होगा आप लोगों का, 40 डिग्री होगा। देखो ये वाला एंगल कितना डिग्री आ गया, 40 डिग्री आ गया। इसी तरीके से इसको देखते हैं, ये कितने का बना रहा होगा, 90 डिग्री का बना रहा होगा। सिमिलरली इसकी बात करें, कौन से वाले की, ओ आर एम की, ये भी 90 डिग्री होगा। तो यहां से एक चीज फाइंड हो जाएगी, आप फाइंड कर लेना, छोटी चीजें कोई दिक्कत नहीं है। एस जो एंगल एस आर ओ आपको पता चल जाएगा, क्योंकि देखो 60 दे रखा है, 90 में 60 हटा दो कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो ये कितना डिग्री का एंगल हो गया, 30 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल हो गया, 30 डिग्री का एंगल हो गया। सही है। अब जरा एक चीज देखो आप, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा डायग्राम में मैं आपको समझाऊंगा ठीक से। एक बात बताइए, ये देखो और ये देखो, जरा एक ट्रायंगल देखो, एस ओ क्यू। अगर ट्रायंगल देख रहे हैं तो एस ओ और ओ क्यू दोनों की दोनों रेडियस है नहीं है, ये देखो ये और ये। अगर दोनों रेडियस है इसका मतलब दोनों साइड बराबर है। और ये ट्रायंगल कौन सा वाला, एस ओ क्यू ट्रायंगल में दो साइड बराबर हैं। तो आपने पढ़ा होगा साइड अपोजिट टू इक्वल्स एंगल्स आर इक्वल, या अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइड इक्वल्स आर इक्वल। अगर किसी भी ट्रायंगल की, देखो एक ट्रायंगल है ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। आइसोस्केलिस ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्या ये प्रॉपर्टी है आइसोस्केलिस ट्रायंगल की। क्या करेंगे आगे इसमें, इस क्वेश्चन में आप लोग करना क्या है, नाउ इन ट्रायंगल एस ओ क्यू में आप लिख सकते हैं डायरेक्ट एस ओ बराबर में एस क्यू, क्योंकि रेडियाई है, ठीक है। तो आपका ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्या लिख सकते हैं, एंगल एस क्यू ओ बराबर एंगल ओ एस क्यू बराबर कितना होगा आप लोगों का, 40 डिग्री होगा। तो ये भाई कितना होगा, 40 डिग्री होगा। नाउ इन ट्रायंगल किस वाले की बात करें, एस ओ आर की बात करें, तो उसमें भी ट्रायंगल एंगल ओ आर एस, ठीक है, बराबर होगा एंगल ओ एस आर के। वो कितना होगा आप लोगों का, 30 डिग्री होगा, ठीक है। देखो यहां से यू हैव टू फाइंड एंगल क्यू एस आर, और क्यू एस आर है क्या आप लोगों का, क्यू एस ओ प्लस एंगल आर एस ओ। इन दोनों को मिलाने से क्यू एस आर बनेगा। क्यू एस ओ, देखो क्यू एस ओ ये कितना आया था आप लोगों का, 40 प्लस आर एस ओ ये एंगल कितना आया था आपका, 30, टोटल कितना हो गया, 70। तो ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, आप लोग इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। 2 नंबर में नहीं आएगा, कम से कम 3 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 37। देखो इसका सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, कि रेडियस और हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 37 centimeter. If the total surface area of the solid cylinder is 1628
स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, वो दे रखा है आप लोगों को 1628। तो टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 2 पाई आर आर प्लस एच, याद होगा ये तो, ये आपको इसने दे रखा बराबर के आर प्लस एच, आर प्लस एच, ये आप लोगों को कहीं पे दिया हुआ है क्या, कहीं पे दे रखा है क्या, देखो कितना दे रखा है, तो देखो 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना हमको नहीं पता, आर प्लस एच 37 दे रखा है, बराबर में दे रखा 1628। 37 से जब मैं इसको काटूंगा कितने टाइम्स जाएगा, 44 टाइम्स जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई में कितना बचेगा, ओनली आर, तो 2 की मल्टीप्लाई से करेंगे 44 हो गया, तो 44 से कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 1 और यहाँ भी कितना बचेगा 1, तो ये 7 उधर की साइड में जाएगा, तो आर बराबर में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये बात तो आपको समझ में आती होगी। अगर आर बराबर में 7 आपको पता चल गया, आपको रेडियस निकाल के लानी थी और हाइट ऑफ द सिलेंडर निकाल के लाना था। हम लोगों को पता है, वी नो दैट क्या, कि आर प्लस एच बराबर में कितना देखा 37, आर की वैल्यू कितनी है 7 और एच 37, एच बराबर में कितना आया 30 मीटर, 30 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी यूनिट सेंटीमीटर में थी, देखो यहाँ भी सेंटीमीटर में भी, यहाँ भी सेंटीमीटर में थी, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होता है या स्क्वायर यूनिट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था, देखने में क्वेश्चन हार्ड लग रहा है पर ये क्वेश्चन सही में बहुत ज़्यादा इजी था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए इसको ढंग से तो समझ में आएगा आपके। मोड निकालना है, क्या निकालना, मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा मोड दे रखा है 36 दे रखा है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये क्वेश्चन बड़े जबरदस्त होते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और ये सबसे ज्यादा बार आते हैं। देखिए 0 से लेके 20, 10 से लेके 20, 20 से दे रखा आपको 30 तक, 30 से 40, 40 से दे रखा 50, 60 और 60 से 70, ठीक है। यहाँ पे दे रखा 8, यहाँ दे रखा 10, यहाँ दे रखा F, यहाँ दे रखा 16, यहाँ दे रखा 12, यहाँ दे रखा 6, यहाँ दे रखा 7, ठीक है। आपको निकालना मोड। पहले तो सबसे पहले ये समझो, ये जो मोड है, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ये लिखो। मोड का जो फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। ये एनसीईआरटी में हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। आपको F1 के बारे में पता होगा, F0 के बारे में पता होगा, F2 के बारे में पता होगा, H के बारे में तो पता ही और L भी पता है। लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी अगर मोड पहले ऑलरेडी गिवन हो, क्वेश्चन में मोड दे रखा 36, तो देखो हम लोगों को देखना कहां पर है। पहले तो ये समझो, अगर मोड इज गिवन कहां पर देखना, क्लास में देखना है। जो आंसर हमारा मोड का आंसर, जैसे हमसे पूछा तो मोड, तो मोड का आंसर लास्ट में निकल के आता 36, तो पता वो कहां पर निकल के आता है, इनमें जो इंटरवल दे रखे होते हैं ना, इसमें निकल के आता है वो आंसर। हमको देखना भी इसी में, अगर मोड दे रखा है तो हमको देखना भी इसी में। अब कौन सा वाला होगा 36, तो इंटरवल के बीच में देखो 36 कहां पे आएगा, आप देखेंगे सर ये वाला है, तो यही क्या होगा आपका मॉडल क्लास होगा। क्या होगा आप लोगों का, ये मॉडल क्लास होगा। अब एक एक चीज बारीकी से सुनना, बहुत ध्यान से, कौन सी चीज क्या होती है समझ में आएगा। ये जो दे रखा होता है ना 16 फ्रीक्वेंसी में, इसमें CF की जरूरत नहीं पड़ती मोड में कभी। आप CF, ये होता है F1, F1 से छोटा क्या हो सकता है, F0 हो सकता है, और F1 से ज्यादा क्या हो सकता है, F2 हो सकता है। तो F0, F1 और F2 की वैल्यू आप लोगों को पता चल गई। H आपको पता है, ये डिफरेंस होता है मॉडल क्लास का, तो 30 माइनस के जो 40, जो इनका जो डिफरेंस है, ठीक है, वैसे भी तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, ठीक है, डिफरेंस का। डिफरेंस का मतलब होता है कि आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए, वही आपका आंसर है। तो आपका जो यहाँ पर जो H आएगा वो कितना आएगा आप लोगों का 10 आएगा। अब बच गया ओनली L। L क्या होता है, जो मॉडल क्लास होती है उसमें ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं L। ये आप लोगों की लोअर लिमिट होती है और ये वाला आप लोगों की अपर लिमिट होती है। बस आपको सब चीज पता है, वैल्यू उठाकर रख दीजिए। मोड कितना दे रखा है आपको 36 दे रखा है, L कितना आपका 30 है,
F1 कितना है, F1 आपका 16, F0 कितना है आप लोगों का, F है 2 मल्टीप्लाई बाई F1 लिखा हुआ है यहाँ पर, 16 का मल्टीप्लाई 2 से होगी 32 होगा। F0 कितना दे रखा है आप लोगों का, F दे रखा है, F2 कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, और मल्टीप्लाई में कितना आएगा आप लोगों का, 10 आएगा। आपको तो हाइट ऑफ द क्लास निकालना भी आ गया होगा, डिफरेंस ऑफ द क्लास अपने को निकालना आ गया होगा कि आप लोग डिफरेंस निकालते हैं तो मतलब कि आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दो, लेकिन देखना ये है कि आपका बड़ा कौन सा है उसमें से माइनस करना होता है। ठीक है, 36 और ये इधर का 30, ये 30 इधर की साइड में आएगा तो ओनली क्या बचेगा, 6 बराबर में यहाँ बचेगा 16 माइनस के F अपॉन 32 में से जब 12 जाएंगे तो कितना बचेगा आप लोगों का 20 माइनस का बचेगा F मल्टीप्लाई में कितना बचेगा आप लोगों का 10। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे से कर दो। तो देखो जब इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे से होगी तो ये आएगा 120 माइनस के 6F बराबर में, देखो 10 की मल्टीप्लाई 16 से भी होगी 160 हो गया, F से भी होगी 10F हो गया, F एक तरफ और बाकी सब एक तरफ। ठीक है, करना क्या है कि आपको ये 10 इधर लेके आना है और ये 120 आप लोगों को उधर भेजना है। तो 10F जैसे आएगा इधर तो 10F माइनस 6F कितना बचा आप लोगों का, 4F बचा, और यहाँ पर 160 माइनस के 120 कितना बचा आपका, 40 बचा, और यहाँ से इसको काटेंगे तो F का जो मान आएगा वो आप लोगों को कितना आएगा, 10 आएगा। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो थी आप लोगों की यहाँ पे जो मिस हो रखी थी, इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना निकल के आएगा बेटा, 10 निकल के आएगा, और यही क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके हो चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है। देखो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले आप लोगों को, हमें तो ये तो बताया नहीं है कि कौन से वाले फॉर्मूले से करना, किससे करना, किससे नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है कि x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में कितना आएगा आप लोगों का, 2a आएगा। ये होता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको कंपेयर कर आप आराम से कर सकते हैं कंपेयर, वहां से a की वैल्यू पता चले, b की और c की वैल्यू पता लग जाएगी। तो देखो उठा के रख दो इसमें x बराबर b माइनस का, तो देखो आप यहां पर देखो b कितना दे रखा आप लोगों को, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, देखो ये देखो ये b है, जो a है ना ये b है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आप आराम से लगा सकते हो, ये तो आपको लगानी आती है, मैं लगा देता हूँ डायरेक्ट ही। b का वैल्यू कितना आएगा, a आएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब अगेन a स्क्वायर माइनस 4 a कितना 2 c कितना आप लोगों का माइनस का a स्क्वायर, ये सब ब्रैकेट में होता है। नीचे क्या आएगा 2, a की जगह कितना आएगा 2। ठीक है, x बराबर माइनस का a प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ देखो अंदर ए स्क्वायर, देखो ये माइनस का और ये भी माइनस का, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आप लोगों को मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएंगे आप लोगों के प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे प्लस। तो इन दोनों को प्लस कर लो, यहाँ आ गया ए स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन आया तो यहाँ पर आ गया 8a स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ गया आप लोगों का 4। एक्स बराबर में कितना है माइनस के प्लस माइनस अंडर रूट 8a स्क्वायर और a स्क्वायर, टोटल कितना होगा 9a स्क्वायर, और ये किस में अंडर रूट में, अपॉन में कितना आएगा 4। ठीक है, आगे देखिए x बराबर माइनस के प्लस माइनस अंडर रूट 9a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप लोग, इसका रूट निकालेंगे तो आपको आएगा 3a, अपॉन में कितना आएगा आप लोगों का 4 आएगा। तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको एक बात पता चल रही होगी कि x बराबर एक तो वैल्यू होगी माइनस ए, एक बार तो प्लस लो आप, यहाँ पर आप लोगों ने प्लस लिए, एक वैल्यू लो आप x बराबर में और माइनस ए, यहाँ पर आएगा माइनस का 3/4। सॉल्व कर लो, x की दो वैल्यू निकल के आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर कितना आएगा 2a/4, इसको इससे काटेंगे तो एक x का वैल्यू आया a/2, और यहाँ पर x बराबर कितना है माइनस के 4a/4, और x बराबर में कितना है माइनस का a। एक तो x बराबर आ गया आपका a माइनस का a, और एक x बराबर आ गया आप लोगों का a/2। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और आपको सॉल्व करना था, x का मान निकालना था, तो x का वैल्यू कितना आया a/2 और माइनस का a। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आपके 6 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो चुके हैं, टोटल आते हैं 14, जिसमें से 6 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 7th की तरफ बढ़ते हैं। Had Salma scored 10 more marks in her mathematics test out of 30 marks, 9 times these marks would have been the square of her actual marks. How many marks did she get in the test? देखो एक्चुअली क्या है ना, इस क्वेश्चन को आप लोग करोगे ना तो इसकी लैंग्वेज भी समझ में नहीं आएगी आपको ढंग से, और आप ढंग से नहीं पढ़ोगे तो। देखो क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ा जाना है कि सलमा के मैथमेटिक्स टेस्ट जो हुआ उसके 30 मार्क्स का था मैथमेटिक्स का टेस्ट। जितने भी नंबर उसके आए, x नंबर उसके आए होंगे, उसमें जब 10 प्लस कर देंगे, मोर देन का मतलब 10 ज्यादा कर देंगे, मतलब x + 10 कर देंगे, तो ये इन नंबरों का 9 टाइम्स दीज नंबर्स, 9 टाइम्स दीज नंबर। कौन से नंबर? मैथमेटिक्स में मान लो एक 30 नंबर का पेपर हुआ मैथ्स का, उसमें सलमा के कुछ नंबर आए, कुछ नंबर मतलब x नंबर आए, ठीक है। उसमें जब आप लोग x + 10 करेंगे, 10 मोर मार्क्स करेंगे, तो वहां पे एक कंडीशन बनती है कि 9 टाइम्स इन नंबरों का जब मैं करूंगा या करूंगी, सलमा है यहां पर मैं तो इसको क्वेश्चन कर रहा हूं तो करूंगा बोलूंगा, 9 टाइम्स x + 10 करूंगा, तो आप लोग क्या होगा पता है? ये इक्वल होगा, बराबर होगा किसके? स्क्वायर ऑफ एक्चुअल मार्क्स। एक्चुअल मार्क्स कितने आए थे उसके, तो यहां पर करना क्या, एक्चुअल मार्क्स कितने माने हम लोगों ने? x ही तो माने भाई। मैथ का 30 नंबर का पेपर था, उसमें से x मार्क्स आए थे उसके एक्चुअल, तो आप लोगों को क्या मानना है? लेट द एक्चुअल मार्क्स ऑफ सलमा इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में उसके x आए थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार अगर उसके 30 में से x मार्क्स आए थे, तो इसमें अगर मैं 10 ज्यादा नंबर कर दूं, तो 10 नंबर ज्यादा करने पर क्या होगा कि 9 टाइम्स इसका करूंगा मैं। देखो 9 टाइम्स दीज मार्क्स, मतलब x + 10 करने के बाद में उसका 9 टाइम्स करूंगा, वुड हैव बीन स्क्वायर ऑफ एक्चुअल मार्क्स, मतलब कि ये जो होगा ना, ये पूरा हिस्सा वो इसके एक्चुअल मार्क्स का स्क्वायर होगा। ये है क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन फिर से रीड करना, आपको समझ में आएगा जो लिखा मैंने, एक एक लाइन आपको तोड़ के बताइए। फिर से एक बार बना के दिखा देता हूं, और आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से एक बार बना के दिखा देता हूं, एक बार और समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कह रहा है 30 मार्क्स में से सलमा के जो भी नंबर आए उसमें 10 मार्क्स ज्यादा करने पर, या कॉमा लगाना, ना फुल स्टॉप नहीं लगाना, अभी सेंटेंस चल रहा है इसका मतलब, तो हम इनका 9 टाइम्स जब करेंगे तो उसके जितने भी नंबर आए थे ना उसके स्क्वायर के बराबर होंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि 9 टाइम्स करना उन मार्क्स का, x + 10 करना है। अब ये जो भी नंबर है ना, ये नंबर बराबर है x स्क्वायर के, जो इसको एक्चुअल मार्क्स है उसका स्क्वायर करने पर जो आएंगे वो उसी के बराबर हैं। समझ रहे हो ना आप लोग? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यहाँ गया 9x प्लस का कितना हो गया आप लोगों का 90, बराबर में कितना हो गया x स्क्वायर। इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, इस वाले हिस्से को, x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 90 बराबर में कितना बचा 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, इसके फैक्टर कर लो 90 के, कितने होंगे 15 और 6 होंगे। 15x में से अगर मैं 6x माइनस कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ, देखो 15 6 जा कितना होता है 90 होता है, और -15 प्लस का 6 माइनस का 9 होता है, माइनस के 90 बराबर में 0। इन दोनों में से क्या करना है, x कॉमन लेना है, तो आपको बचेगा x माइनस 15, यहाँ पे 6 कॉमन लेना, तो यहाँ बचेगा x माइनस के 15 बराबर में कितना बचेगा 0। तो यहाँ पर x माइनस 15 दोनों में कॉमन है तो वो उसको बाहर निकाल लिया, एक बचा x प्लस के 6 बराबर में कितना बचा 0। आपको यहीं पे पता लग गया होगा कि आंसर क्या आने वाला है। तो देखो x माइनस 15 बराबर में 0 हो सकता है, या फिर x + 6 बराबर में 0 हो सकता है। और तो x बराबर 15 एक आंसर आया, एक और आया x बराबर में -6। तो एक बात बताओ x था क्या,
एक्चुअल मार्क्स थे, तो आंसर कभी आंसर माइनस में आता है क्या? आपको जो मार्क्स स्कूल में मिले वो माइनस में नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके एक्चुअल मार्क्स बताने थे, हाउ मेनी मार्क्स डिड सी गेट इन द टेस्ट। तो सलमा गेट 15 मार्क्स आउट ऑफ 30 मार्क्स। 15 मार्क्स उसको मिले थे, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा ये तो अपने आप ही कर लेना, डू योर सेल्फ प्लीज, डू योर सेल्फ, अपने आप कर लेना इस क्वेश्चन को, 8th वाले को। आगे बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन देखिए, 9th में क्या पूछा है, देखो इस मीन मोड मीडियन में पहले ये देखा करो क्वेश्चन में पूछा क्या है। आपने देखा मीडियन पूछा है, अच्छा मीडियन पूछा है क्या, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखो मीडियन, और मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखो पहले, L प्लस एन अपॉन 2 माइनस के सी एफ अपॉन में क्या आएगा, F मल्टीप्लाई बाई H। अब मेरे पास क्या क्या चीज़ नहीं है, और n मैं तो जानता हूँ कि यहाँ पे जो n लिखा हुआ है ना, ये वाला n क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है एक तरीके से। तो पहले n अपॉन 2 निकालो, n निकालो एक तरीके से। कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो ये पता करो CF तो नहीं दे रखा ये कहीं पर। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आपको फ्रिक्वेंसी दे रखी है तो वो पक्का CF होगा, और इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ, 8 था, 10 हुआ, 10 से 12 हुआ, 16 हुआ, 18 हुआ, फिर लेकिन घट गई। ये देखो एक जैसा होना चाहिए, या तो असेंडिंग होनी चाहिए या डिसेंडिंग होनी चाहिए, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे CF, जिसको बोलते हैं हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की हमको भी जरूरत है। क्यों जरूरत है, आप देखो फॉर्मूले में एक जगह लिखा हुआ CF, हमको CF चाहिए चाहिए, तो CF निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। देखो आगे करना इसमें, CF कैसे निकालते हैं, पहले जो फर्स्ट वाला रहेगा ये तो सेम ही रहेगा 8, फिर अगला वाला प्लस करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे 8 प्लस 10 प्लस करेंगे, यहाँ पर हो गया कितना 18। 18 में क्या करेंगे, अब अगला वाला प्लस करेंगे 12, तो ये आप लोगों को कितना हो जाएगा 30। फिर आप अगला प्लस करेंगे 16, ये कितना हो जाएगा 46। उससे अगला जैसे प्लस करेंगे, जैसे 46 में अगर आप लोग प्लस करेंगे 18 तो आप लोगों को कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। फिर 14 ऐड करेंगे 78 हो जाएगा, फिर आगे ऐड करेंगे 90 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आप लोगों का 100 हो जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने, 8 को तो ऐसे रहने दे दिया, पहला वाला तो ऐसे रहा, CF और F पहला वाला सेम रहेगा ऐसे केस में, जहां मोर देन लेस देन कुछ नहीं लिखा हुआ, ऐसे बिल्कुल सेम रहेगा, 8 सेम रहेगा। फिर उसके बाद में 10 प्लस करेंगे, फिर 12 एंड तक ऐड करते जाएंगे। तो देखो एंड क्या होता है, सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज होता है, और ये लास्ट वाला जो आया होता है ना CF का, यही आप लोगों को क्या होता है, सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज होता है। तो n बराबर कितना होगा 100। सबसे पहले निकालते हैं अपन लोग n/2, तो n/2 जैसे निकालेंगे तो 100/2 करेंगे तो आंसर कितना आया आपका 50 आया। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो पॉइंट है ना यही काम का है, सबसे ज्यादा काम का जो पॉइंट है ये वाला ही काम का है, कि यहाँ आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। 50 आया, 50 से ज्यादा आप CF में देखो कहां पर लिखा हो, 50 से ज्यादा मैं बोल रहा हूं, क्या बोला मैं, 50 से ज्यादा CF में कहां लिखा हुआ है उसको देखो। तो देखो ये तो 46 है, ये 64, यही है। तो मतलब कि आपका ये वाला जो मैंने जो लाइन खींची है, आप भी बोर्ड में इस तरीके से लाइन खींचेंगे, और क्या लिख देंगे आप लोगों का जो मीडियन क्लास होगा, मीडियन क्लास जो होगा, राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग ज़्यादा खराब है, पर लेकिन आप अपनी कॉपी में झांक के देखो आपसे ज़्यादा अच्छी राइटिंग होगी। 90 माइनस का कितना हो गया आप लोगों का 100, ये मीडियन क्लास है, ये आप लोगों का मीडियन क्लास निकल गई। अब आप सब कुछ फाइंड कर सकते हो। देखो आपको क्या चाहिए L, तो L देखेंगे तो ये लोअर लिमिट जो होती है L ही होती है। देखो मैं टेबल में लिख रहा हूँ, ये L ही होती है। n/2 आपको पता चल गया। CF क्या होता है, इसके जस्ट ऊपर वाला होता है। देखो सुन लो ध्यान से, जो लाइन आप लोगों की पूरी इस तरीके से मैंने खींची है, आप ये वाली जो लाइन पूरी खींची है, इसका जस्ट ऊपर वाला क्या होता है बेटा, आप लोगों का CF होता है। देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि लाइन मैंने कौन सी वाली खींची थी, मैं इस वाली लाइन की बात कर रहा था। देखो पहले आपने मॉडल क्लास निकाल ली,
मीडियन क्लास निकाली, मीडियन क्लास निकालने के बाद में आप लोगों ने इस तरीके से लाइन खींच ली। ये आप लोगों का क्या होगा एल, और इसके जस्ट ऊपर वाला क्या होगा आप लोगों का सी एफ होगा। व्हाट इज एफ? एफ भी तो बचा नीचे, एफ क्या होगा आप लोगों का? एफ ये होगा 18। देख लो फिर से, ध्यान से देख लो, इसी क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने पहले कभी क्वेश्चन नहीं किए हैं तो मीडियन के, तो इसी में क्लियर हो जाएगा एफ कौन सा होता है, सी एफ कौन सा होता है। सबसे पहले क्या करना है, n/2 निकालना है। n/2 निकालने के बाद में जो भी आएगा यहाँ पर, इसको किस में देखेंगे? सी एफ में देखेंगे, और सी एफ में ज्यादा देखेंगे 50 से ज्यादा कौन सा वाला है। आपने जैसे देखा 50 से ज्यादा कौन सा वाला है, उसको आप लाइन खींच लो, कॉपी में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहां पे अलग से लिख लो एल कितना है आप लोग, लोअर लिमिट कितनी है 90, एच मेरे को चाहिए तो 100 और 90 का डिफरेंस कितना है 10 का, एफ कितना दे रखा है, एफ सर ने बताया था कि मिडिल वाला ये यही रहेगा एफ। सी एफ कितना होगा, इसके जस्ट ऊपर वाला जो ब्रैकेट आपने खींचा उसके जस्ट ऊपर वाला कितना दे रखा 46, उठा के पटक दो, किस में फॉर्मूले में लगा दो, टेंशन फ्री। तो मीडियन फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ ही है, लोअर लिमिट कितनी दे रखी है आप लोगों को 90 प्लस n/2 कितना दे रखा 50 माइनस के 46 अपॉन में क्या दे रखा एफ कितना दे रखा 18 मल्टीप्लाई में कितना आएगा आप लोगों का 10 आएगा, एच नहीं आएगा 10 आएगा, हमें इसकी वैल्यू पता है, यहाँ पर लिख देते हैं 10। 90 प्लस 4 अपॉन कितना आ गया 18 मल्टीप्लाई में कितना है 10, इसको 2 से काट लो, यहाँ पर कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आ गया 90 और यहाँ पे कितना बचा 20 अपॉन कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, और 20/9 को अब क्या करेंगे अपन लोग डिवाइड करके देखेंगे, तो ये कितना हो गया 90 प्लस 20/9 कितना हो गया 2.2 आएगा समथिंग, तो इसका आंसर आ गया 92.2, और ये क्या है आप लोगों का मीडियन। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको मीडियन निकाल के लाना था। मीडियन क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। 9 क्वेश्चन आपका अभी तक डन हो चुके हैं, बिल्कुल एकदम क्लियर हो चुके होंगे आप लोगों को अच्छी तरीके से। इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, मीडियन वाले क्वेश्चन जरूर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसको पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे तब जाके इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 मीटर। मतलब कि यहाँ पर ग्राउंड पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक टावर दे रखा आपको, ये इसका टॉप है टावर का। ठीक है, वहां से जब ये ऊपर की तरफ देखते हैं ग्राउंड से, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है 60 डिग्री का बनता है। बेटा बना लिया आपने 60 डिग्री का। यहाँ पे क्या दे रखा है, ये ए बी दे रखा, ये सी। ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर। आगे कह रहा फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकल अबव द फर्स्ट। एक और पॉइंट दे रखा है, इससे 10 मीटर की ऊंचाई पर, एक 10 मीटर की ऊंचाई पर इससे एक पॉइंट दे रखा है, 10 मीटर की ऊंचाई पर एक पॉइंट दे रखा है, वहां से 10 मीटर की ऊंचाई पर एक पॉइंट दे रखा है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। यहां से जब एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं इसके टॉप ऑफ द टावर पर 45 डिग्री बनता है। मतलब कि ये एंगल कितने डिग्री बनेगा भाई लोगों, 45 डिग्री बनेगा। ठीक है, अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा। आपका सी डी अगर 10 मीटर है तो आपका बी ई बी कितना होगा 10 मीटर होगा, क्योंकि एक रेक्टेंगल फॉर्म होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा आप लोगों का 10 होगा। इसको आप क्या मान लीजिए बाई मान लीजिए, और आपको हाइट ऑफ द टावर निकाल कर लाना, मतलब कि ये पूरा का पूरा निकाल कर लाना एच, और एच बराबर में क्या आएगा आप लोगों का 10 प्लस के बाई, और बाई की वैल्यू आपको पता लगता है, आपका आंसर आ जाएगा। डी ई को आपने क्या माना, अगर आप लोगों ने एक्स माना है, इसको आपने इसको एक्स माना है, तो इसके नीचे वाला भी क्या होगा बेटा एक्स ही होगा। आपको देखो डायग्राम में एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए। डायग्राम आपने ढंग से बना लिया, सब चीज लिख लिया आपने, तो क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। ट्रायंगल ढूंढो, कौन कौन से 2 ट्रायंगल है बड़े बड़े इन ट्रायंगल। ए ई डी की बात करता हूं, तो यहाँ पे लिखूंगा 1045 बराबर में क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर कितना दे रखा ए ई, बेस कितना दे रखा डी ई, 1 बराबर में कितना आएगा बाई, अपॉन में कितना आएगा एक्स, तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, बाई के बराबर आ गई। ठीक है, अगला ट्रायंगल ढूंढते हैं। अगले ट्रायंगल का नाम है इन ट्रायंगल, कौन सा वाला, ए बी सी। तो ए बी सी में अगर देखेंगे तो 1060 बराबर परपेंडिकुलर कितना दे रखा ए बी, बेस कितना आप लोगों का बी सी, 1060 कितना होता है √3,
ए बी कितना है बाई प्लस का 10 और नीचे बी सी कितना दे रखा है आप लोगों को एक्स दे रखा है। √3 इसको सॉल्व करेंगे अब आगे, बाई प्लस 10 लिखा रहने दो, एक्स की जगह क्या लिख दूंगा मैं बाई लिख दूंगा, एक्स की जगह क्या लिख दूंगा मैं अपना बाई लिख दूंगा। ठीक है, आगे देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, √3 बाई प्लस के 10, तो यहाँ से बाई की वैल्यू आप लोगों को पता लग जाएगी कितनी आएगी, 10 को उधर छोड़ दीजिए, ये आएगी आपके √3 माइनस के 1। ठीक है, तो आपको h की वैल्यू बतानी थी, तो h बराबर में कितना हो गया 10, यहाँ आएगा ऊपर 10, नीचे आएगा √3 माइनस के 1, ऊपर से 10 कॉमन ले लीजिए, 10 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, नीचे यहाँ बचेगा 1 प्लस 1/√3 माइनस के 1। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो 10, ये कितना बचा √3 माइनस 1 प्लस का 1 में कितना बचेगा √3 माइनस के 1, ये से कट गया, आंसर कितना आ गया 10√3, नीचे आएगा √3 माइनस के 1, ये आ गया आपकी h की वैल्यू, ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से करना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 504 cones each of diameter 3.5 centimeter and height 3 centimeter are melted and recast into a metallic sphere। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलता है आप लोगों को, मेल्ट हो गया, रिकास्ट हो गया और वो किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर कौन्स वाला क्वेश्चन, जो कौन से 504 कौन है वो किस में बदल गए आप लोगों के स्पेयर में बदल गए। फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्पेयर, ठीक है, हम लोग का रेडियस निकाल लेंगे स्पेयर के तो डायमीटर पे निकल जाएगा। सरफेस एरिया आपको पता ही है इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, वॉल्यूम का ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि मतलब 504 कौन्स जिनका वॉल्यूम BC लिख रहा हूं मैं, वो बराबर होगा इस वाले के, क्योंकि आपने इसको तो मेल्ट करके ये बनाया स्पेयर। ये तो कंडीशन है कि आप लोगों ने क्या करा कि बहुत सारे कौन्स थे, उनको एक पिघला दिया, पिघला के बना दिया अपने स्पेयर, एक स्पेयर बनाया गया इनटू अ मेटालिक स्पेयर। ए लिखा है तो इसका मतलब एक स्पेयर में आप लोगों ने इसको बना दिया। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, जितने भी कौन होंगे उनके जो वॉल्यूम होगा बराबर होगा स्पेयर के, तो 504 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है और इसका 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, तो 3 और पाई से ये पाई उड़ गया, 504 मल्टीप्लाई बाय आर, आर कितना दे रखा है, तो डायमीटर ऑफ द ये दे रखा है 3.5, तो आप इसका 3.5/2 कर दो, डायमीटर से रेडियस में चेंज हो गया, 3.5 डायमीटर दे रखा था अब रेडियस में हो गया, h कितना दे रखा है 3, बराबर में दे रखा 4, मल्टीप्लाई में दे रखा आप लोगों को r का क्यूब। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन लोग, 4 से इसको काट देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, कट गया। यहाँ पर क्या बचा 126, मल्टीप्लाई में कितना बचा 3.5, मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई कितना बचा 3 और नीचे कितना आ गया आप लोगों का 4, बराबर कितना आ गया r क्यूब। इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लेना तो आपको पता चलेगा 1157.625 बचेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद में r क्यूब, और ये किसका क्यूब होता है, ये होता है 10.5 का। ठीक है, ये सॉल्व कर लेना आप, आपको पता लग जाएगा। r की वैल्यू होगी 10.5, आपको डायमीटर पता करना था, रेडियस पता कर गई, तो डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना होगा, डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना होगा 2r होगा, तो 2 मल्टीप्लाई 10.5, आंसर कितना आएगा 21। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दे रखा आप लोगों को 10.5 मल्टीप्लाई बाई 10.5। ठीक है, इसको इससे उड़ा देंगे तो कितना आएगा 3.5 बचेगा आप लोगों का, कितना बचेगा आप लोगों का 3.5 बचेगा। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे अब, तो सबसे पहले क्या करेंगे 3.5 है तो इसको यहां से हटाया तो नीचे कितना आ गया 10 आ गया, 2 से काट के देख लो
2, यहाँ कितना बचा 5, 5 से इसको काटेंगे कितना आया 7। ठीक है, अब यहाँ से इसको उड़ा दो तो यहाँ कितना है 10, 2 से इसको काटेंगे कितना 5, और 5 2 जा और 5 1 जा। ठीक है, क्या बचा हमारे पास में 22 बचा, और मल्टीप्लाई में कितना बच गया आपका, हाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 7, ये रहा आपका 22, मल्टीप्लाई में कितना बचेगा आप लोगों का, ये बचेगा। और इसका आंसर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका आंसर कितना आ रहा है 3234। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का उत्तर है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना आएगा आपका लास्ट में 3234 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लिखना ना भूलें बिल्कुल। क्वेश्चन 11 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। देखो ये क्वेश्चन आपका कैसे होने वाला है कि दिस इज योर सेंटर ऑफ द सर्किल ओ, इस तरीके से इसको खींच लीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, इसका भी कंस्ट्रक्शन इस तरीके से कर लीजिए। और फिर क्या करिए, इनको भी ज्वाइन कर लीजिए आप। देखो ये हो गया, नेमिंग कर दो ए बी सी डी, इसको दे दो पी क्यू आर एस। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स हैं, जैसे ए बी का अपोजिट कौन सा दे रखा है आप लोगों का, सी डी दे रखा है। ए बी का जो अपोजिट है सी डी दे रखा है, ए डी का जो अपोजिट है बी सी दे रखा है। सर्कम स्क्राइबिंग अ सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, मतलब कि ये यहां से ये वाला हिस्सा जो अपोजिट साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल की, ये सेंटर पर ये और ये अपोजिट वाली दोनों सप्लीमेंट्री एंगल बना रही है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब 180 डिग्री का एंगल बना रही है। मतलब आपको देखो प्रूव करके क्या लाना वो समझो। देखो पहले आपको बताना है, मैं आपको इसको रफ तरीके से बता रहा हूं कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी बराबर में 180 डिग्री लेके आना। ये देखो सप्लीमेंट्री लिखा हुआ है। और एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी 180 डिग्री लाना। ये दोनों आपको प्रूव करने पड़ेंगे। आपने एक प्रूव कर दिया, दूसरा वाला सिमिलरली से लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, ये था बी हैव टू प्रूफ, बी हैव टू प्रूफ, हमको ये प्रूव करना है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एंगलों के नाम दे देंगे। जैसे कि यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, इसका नाम 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ये कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, हमने इस तरीके से नाम देती है। सो अगर मैं बात करता हूं किस वाले ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ एस। देखो ए ओ पी देखो और ए ओ एस देखो कहां पर है। ए ओ पी देखो, ये रहा ए ओ पी जिसमें एंगल 8 आ रहा है, ए ओ एस जिसमें एंगल क्या आ रहा है आप लोगों का 7 आ रहा है। इन दोनों को देखो ध्यान से, मैं इन दोनों को ट्रायंगल को आपका जो 6 चैप्टर टर्म 1 में आ चुका है उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता हूं। कैसे देखा जाए तो ए ओ दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, जो कि ये कैसा आप लोगों का कॉमन है। ठीक, आपने ये भी पता है कि ओ पी बराबर में ओ एस होगी, क्योंकि रेडियाई ऑफ द सर्किल है, रेडियाई ऑफ सर्किल है। ठीक है, आपको ये भी पता है कि एपी बराबर में ए एस होगा। क्यों होगा, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। ये आपकी थ्योरम 10.2 है। एक्सटर्नल टेंजेंट टू ए सर्किल,
बाहरी बिंदु से, तो 3 साइड बराबर बाय ट्रिपलेस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AOP कैसा होगा आप लोगों का, कॉन्ग्रुएंट होगा AOS के। और AOP कॉन्ग्रुएंट होगा AOS के, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि एंगल 7 बराबर होगा एंगल 8 के। किससे कहूंगा, CPCT से। बताइए यस और नो। तो सिमिलरली मैं ये भी कह सकता हूं कि एंगल 1 होगा एंगल 2 के, मैं ये भी कह सकता हूं एंगल 3 होगा एंगल 4 के, मैं ये भी कह सकता हूं एंगल 5 बराबर होगा एंगल 6 के, ये भी कह सकता हूं। तो फिर एक बात बताइए आगे, नाउ एक पॉइंट के अराउंड कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 का बनता है। तो मैं अगर यहां पर एक चीज लिखना स्टार्ट करूं कि एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 बराबर में 360 डिग्री का होगा, क्योंकि जो पॉइंट O है उसके अराउंड ही तो ये सारे के सारे एंगल, वो कितने डिग्री के होंगे, 360 डिग्री के होंगे। एंगल अराउंड सब पॉइंट इज 360 डिग्री। एंगल 7 और एंगल 8 में मैं देखो किस किस को चेंज करूंगा। पहले तो मेरे को ये ध्यान रखना है कि मेरे को प्रूफ क्या करना है, मेरे को प्रूफ करना है AOB और COD लेके आना है। ऊपर देखो किसको चेंज करूंगा मैं, 7 को चेंज करूंगा मैं, एंगल 1 और एंगल 2 में एंगल 2 को चेंज करूंगा, एंगल 3 में एंगल 3 को करूंगा, और यहाँ पर एंगल 6 को चेंज करूंगा। क्यों, जब भी तो मेरे को तो आंसर लेके आना है ना। कैसा आएगा अपना आंसर, एंगल 7 को क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल 8 लिख सकता हूँ, और एंगल 8 ऑलरेडी है ये। एंगल 1 और एंगल 2 को क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो ना ये यहाँ बराबर है, देख लो ध्यान से। एंगल 3 को एंगल 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो ये भी बराबर है यहाँ पर, एंगल 4। एंगल 5 ऐसे लिख रहे हैं तो एंगल 6 को एंगल 5 लिख सकता हूँ, बराबर में कितना है 360। अब यहाँ से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे एंगल डबल लिखे हुए हैं। कौन कौन से, एंगल 8 लिखा हुआ है, एंगल 1 लिखा हुआ है, एंगल 4 लिखा हुआ और एंगल 5 लिखा हुआ, बराबर में 360। और इस 2 से ये वाला 360 कट जाएगा तो 180 बचेगा। और एंगल 8 और एंगल 1 का नाम क्या दे रखा आप लोगों ने, AOB दे रखा है। और एंगल 4 और एंगल 5 दे रखा आप लोगों को एंगल COD दे रखा है, बराबर में आएगा 180 डिग्री। जब आपका AOB आपने प्रूव कर दिया कि AOB और COD अगर आप लोगों के 180 के बराबर आ गए हैं, तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि आपका जो सिमिलरली करके कि BOC और AOD भी कितने होंगे, 180 डिग्री के क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट वाले पे पढ़ते हैं, केस स्टडी। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त। आप इस क्वेश्चन को आराम से पहले पढ़ लो ढंग से, फिर मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में क्वेश्चन कहां से पढ़ना होता है। पढ़ लो ढंग से, पूरी कहानी बता रखे हैं, पर हमको एक्चुअल में क्वेश्चन यहां से पढ़ना है, यहां से ध्यान देना है। कहां से ध्यान देना है, RCB मशीन प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट मेकिंग रोड रोलर। ठीक है, क्या बना रहे हैं भाई, ये रोड रोलर बना रहे हैं। कोई RCB मशीन प्राइवेट लिमिटेड है, 10 साल पहले से, मतलब अब उनको 10 साल हो चुके बनाते बनाते। स्टार्ट मेकिंग रोड रोलर 10 ईयर्स अगो, मतलब 10 साल पहले से ये लोग रोड रोलर बना रहे हैं। कंपनी इंक्रीज प्रोडक्शन बाय फिक्स नंबर ऑफ एवरी ईयर, मतलब फिक्स नंबर, मतलब इस साल अगर 10 बनाए ना तो अगले साल भी 10 ही बनाएंगे, उससे अगले साल भी 10 ही बनाएंगे, उससे अगले साल भी 10 ही बनाएंगे। मतलब कि जो फिक्स नंबर ही गैप रख रही है सब में। जैसे कि इस बार क्या बने, 800 बने। अब 10 नंबर का इसने गैप रखा तो अगले साल बनेंगे 810 हो गए टोटल। एक साल में फिक्स नंबर का गैप आता है इसमें, क्वेश्चन में कह रहा है ये। फिर से क्वेश्चन समझ लो एक बार और ढंग से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिक्स नंबर एवरी ईयर, द कंपनी प्रोड्यूस 8 रोलर इन 6th ईयर, मतलब 6ठे साल में उसने 800 रोलर बनाए, और उसने 9वें साल में कितने रोलर बनाए थे, 1130 बनाए थे।
हाउ मेनी रोड रोलर द कंपनी माइट हैव प्रोड्यूस इन इट्स फर्स्ट ईयर, पहले साल में कितने बनेंगे। व्हाट वाज द कंपनी प्रोडक्शन इन द 8th ईयर। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, ये किससे हो सकता है क्वेश्चन, वॉल्यूम का तो कोई लफड़ा ही नहीं है इसमें, सर्किल वाला क्वेश्चन हो ही नहीं सकता इसमें, मीन मोड मीडियन वाला नहीं हो सकता, कंस्ट्रक्शन आपका हो नहीं सकता है, ठीक है। तो इसमें कुछ समझ में आ रहा है, इसमें बोला 6th ईयर, A6 बराबर में दे रखा है 800 और आपको बोला A9 1130, ये एक्चुअल में तो आपको तो ये दे रखा है कि छठवें साल में उन्होंने 800 बनाए, 9वें साल में उन्होंने क्या बनाया 1130 बनाए, और इसमें एक और ना चीज लिखी हुई फिक्स्ड नंबर। फिक्स्ड नंबर क्या डिफरेंस की बात कर रहा है, कॉमन डिफरेंस की, कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है। क्वेश्चन में क्या निकाल के लाना है, फर्स्ट ईयर में कितने बनाए और कंपनी ने 8th ईयर में कितने बनाए, हो गया क्वेश्चन। बस आपको पता लगना चाहिए किस चैप्टर से आया क्वेश्चन। ये आपको पता है कि A6 आपको दे रखा है 800, A9 जो दे रखा आपको दे रखा 1130, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करो। A + 5D बराबर में 800, A + 8D बराबर में कितना आएगा 1130। सॉल्व कर लो एलिमिनेशन मेथड से, ये कट गया, माइनस का 3D बचा, माइनस का ये कितना बचेगा आप लोगों का 330 बचेगा, D बराबर में कितना बचेगा 110 बचेगा। बस D पता लग गया। D की वैल्यू देखो, ये आप लोग फर्स्ट इक्वेशन मान के चलो, इसको सेकंड मान के चलो, पुटिंग D = 110 इन इक्वेशन फर्स्ट, A5D की वैल्यू कितनी 110 बराबर कितना 800, A प्लस ये कितना हो गया 550 बराबर में कितना आ गया 800, कितना आ जाएंगे टोटल निकाल लो। A बराबर में कितना है 800 माइनस के 550 कितना बचा 250, मतलब उसने पहले साल में फर्स्ट ईयर में, A क्या होता है A1 ही तो होता है, A बराबर में A1 ही तो होता है, तो पहले साल में उन्होंने कितने बनाए 250 बनाए थे, पहले साल में उन लोगों ने कितने बनाए थे 250 बनाए थे। अब क्वेश्चन में आया क्या कह रहा है कि 8th का भी पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन में जो कह रहा है उस हिसाब से बना लेते हैं अपना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है 8वें साल की पूछ रहा है, A8 पूछ रहा है, तो A + 7D, तो A कितना है 250 है, 7D कितना है 110, 250 + 770, ठीक है। टोटल अब आपको 8th ईयर में बताने हैं टोटल कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो टोटल जब निकालेंगे इनका कर लो 1020 आएगा इसका, 8वीं साल में कितने बने 1020 बने थे, ये हो गया पहले वाले का आंसर, ये फर्स्ट वाले का था। सेकंड वाले में कितना क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ लो सेकंड वाला। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोड रोलर प्रोड्यूस बाय द कंपनी टिल नाउ, मतलब आज तक उसने कितने रोड रोलर बनाए। 10 साल पहले कंपनी स्टार्ट हुई तो इसका मतलब आज उसको 10 साल हो चुके हैं, तो A10 पूछ रहा है, A + 9D, A कितना रखा 250, 9 मल्टीप्लाई में कितना आएगा आपका 1110, 250 + 99 कितना आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ये तो बताना था टोटल कितने हो जाएंगे, तो बता दो टोटल कितने हो जाएंगे 1240, इसका आंसर आ जाएगा। तो 10 साल में उन्होंने क्या करा, ये क्वेश्चन तो और ज्यादा इजी होते हैं जो आपके एनसीईआरटी से आते हैं। देखो क्या नंबर का क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, हो गया इजी है, समझना बस आपको, हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत इजी है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, इसका मतलब लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से। मैं तो फिर बोलूंगा इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, कहाँ से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है। आफ्टर रीचिंग एट अ हाइट x एट पॉइंट P, मतलब कि x हाइट पर पहुंच गया, जो पॉइंट गया था P था। ही स्पॉट्स अ लॉरी, इसने यहाँ पर एक लॉरी देखी एट पॉइंट कहाँ पर B पर, ये देखो B पर दिखा रहा है, B है ना पॉइंट यहाँ पर, यहाँ से किसी बंदे ने
वो आते हैं ना, आपने देखोगे इस तरीके से बलून होते हैं और इस तरीके से कोई मूवी में देखेंगे आग लग रही रहती है, यहाँ पर दो एक हीरो होता है और एक गुंडा होता है, हीरोइन होती है, साथ में लड़ाई करते रहते हैं। वो देखा होगा आपने, पुरानी पिक्चरों में देखा होगा, ठीक है। तो वो उसी की बात कर रहा है। ये जो दिख रहे हैं ना आपको बलून दिख रहे हैं, ये वही वाले बलून है। तो एक्स ऊंचाई पर है, ठीक है, बी पॉइंट पर देखा उसने ने। फिर क्या हुआ कि यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनना था, देखो यहां से देखने पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 30 डिग्री बना था, इसका मतलब क्या, ये भी 30 डिग्री होगा यहाँ पर। ये क्लियर हो गया। ये भी कितने डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, ये वाला भी 30 डिग्री होगा, ये वाला भी, ठीक है। क्या कह रहा था, बलून राइज फर्दर बाय 50 मीटर एट ए पॉइंट क्यू, मतलब कि 50 मीटर ऊंचाई पर और बढ़ गया जो बलून था, 50 मीटर की ऊंचाई पर और बढ़ गया। एंड आगे क्या कह रहा है, नाउ ही स्पोर्ट द सेम लॉरी एट एन डिप्रेशन ऑफ 45 एंड अ कार पार्क्ड एट सीट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यहां पर पहुंचने के बाद में उसने लॉरी को देखा तो ये पर जो एंगल बनना था वो अब 45 का बनने लग गया, मतलब 45 का एंगल हो गया ये वाला। और यहां पर जो एंगल है वो आप लोग कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। क्वेश्चन ये कह रहा है। साफ बात पता चल रही है, क्या बात पता चल रही है, ये चैप्टर नंबर 9 का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द हाइट एक्स ऑफ द बलून एट पॉइंट पी। पॉइंट पी और हाइट ऑफ द बलून आप लोगों को बताना है। मैं आपका उसका एक्चुअल फिगर बना के दिखाता हूँ कि एक्चुअल फिगर इसका है क्या। देखो यहां पर पॉइंट कोई था ए, ये बलून पहुंच गया पी पर, एक्स ऊंचाई है, ठीक है बेटा। कितने डिग्री का एंगल बन रहा था पहले लॉरी पर, देखो होगा आपने, क्वेश्चन में बोल रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। सही करता हूं मैं, कितने डिग्री का बोल रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। 30 डिग्री का बन गया। फिर क्या कह रहा है आगे कि ये 50 मीटर और ऊंचाई पर चला गया। लो जी 50 मीटर ऊंचाई पर चला गया, हमने 50 मीटर और भेज दिया ऊंचाई पर, ये रहा। कहाँ पहुंच गया, पॉइंट क्यू पर पहुंच गया। फिर उसने फिर से उसको देखा तो इस बार जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना था, देखो मैं अलग पेन से बना रहा हूं इसको, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो बनना था, ये कितने डिग्री बनना था आपको, 45। फिर वहां से उसी पॉइंट से उसने एक कार को भी देखा था, ठीक है। जो पॉइंट कौन सा आपका सी है और ये वाला पॉइंट कौन सा बी। यहां पर ये एंगल कितने डिग्री बना था उसके लिए, 30 डिग्री बना था। अब आप क्वेश्चन चाहें एक बार फिर से पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन यही है, ठीक है। ये आप लोगों का बी पॉइंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द हाइट एक्स, जो हाइट एक्स है ये वाली, ऑफ द बलून एट अ पॉइंट पी, ठीक है, एंड डिस्टेंस डी बिटवीन ए एंड बी, मतलब कि ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी, और जो हाइट है ए और पी के बीच की एक्स, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, पहला पॉइंट है ये। तो आप लोगों को दिख रहा होगा इन ट्रायंगल ए बी पी tan 30 डिग्री बराबर में परपेंडिकुलर कितना दे रखा है पी ए, और बेस कितना दे रखा है ए बी, पी ए कितना है एक्स, ये कितना दे रखा है डी, tan 30 कितना होता है 1/√3। तो इन दोनों का जो रिलेशन आएगा d इजिकल्स टू √3x, तो पहले वाले एक पॉइंट का आंसर है ये वाला। आगे इसी क्वेश्चन में आगे कह रहा है व्हेन बलून इज राइज फर्दर 50 मीटर, ठीक है, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यू हाइट y एंड d। अब न्यू हाइट जो हो जाएगी इसकी, कौन सी वाली हाइट, ये वाली हाइट, ये जो पूरी हाइट है बाई, इसमें और डी में क्या रिलेशन है, तो देख लो ना, बाई और डी कौन से वाले को आ रहे हैं, ये दोनों इन ट्रायंगल ए बी क्यू में आ रहे हैं। tan 45 आपने लगाया क्योंकि इसके लिए जो एंगल दे रखा है tan 45 दे रखा है। ये सामने वाला परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आप लोगों को, ए क्यू दे रखा है जिसका मान क्या बाई है, और ये कितना रखा है ए बी, और tan 45 कितना होता है 1 बराबर ए क्यू कितना दे रखा बाई, और ये कितना दे रखा आप लोगों को डी, ठीक है। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, बराबर आ गई डी के। लो जी पहला क्वेश्चन का
जो पूछा गया था उसका आंसर हो गया ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लॉरी एंड द कार, मतलब बी और सी के बीच की जो डिस्टेंस है उसने इस बार इसको पूछ लिया, उसने क्या करा, इसको पूछा डिस्टेंस को कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये आपको निकाल के लानी है। ठीक है, आपका ये होमवर्क है, ये आप ये आराम से कर लेना और ये आराम से हो जाएगा आपसे, ऐसे नहीं होगा, हो जाएगा। आपको 2 ट्रायंगल ढूंढने और ये क्वेश्चन आप लिखो, ऐसे आराम से हो जाएगा। इतना तो मैंने बता दिया, तो आप अब आगे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे, अब नेक्स्ट सैम्पल पेपर आपको 2 या 3 दिन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।